आलोक भाई, सुभाष, अर्चना और ऋषि कुमार शर्मा जी, अनिल कुमार जी और मेरे सामने बैठे हुए, मैं एक ही नाम लूँगा, नाम गणना नहीं करूँगा। बहल साहब देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, तो आप सब विद्वान लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके, क्योंकि नाम गणना में जाति गणना भी आ जाती है। और साथ में हमारे अनुपस्थित प्रिंसिपल राजेश गिरी जी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं विज्ञान का व्यक्ति हूँ और मैं कुछ जानता नहीं, पर फिर भी इस कार्यक्रम का। तो क्या होता है कि जब प्रिंसिपल आदमी हो जाता है तो ईश्वर के लिए, जैसे कहते हैं ना, तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, हमारा नाम हो रहा है, तो उनकी कृपा से ही होता है। मतलब अगर वो नहीं चाहें तो नहीं हो सकता। तो और उन्होंने बहुत अच्छी परछाई पर बातचीत की और उस बात पे फिर बाद में मैं आऊँगा। पर उन्होंने ये कहा कि मैंने गूगल सर्च किया, परछाई के बारे में जाना, बहुत कुछ पहचाना। तो मैंने कहा, मैं मन में सोच रहा था कि उनसे कहूँ कि आप AI पे चले जाएं और उससे कहें कि मेरे को परछाई जैसी व्यंग रचना लिख के दो, वो दे देगा। आपके नाम से वो रचना हो जाएगी कि आपने परछाई जैसी व्यंग रचना लिखी। मित्रों, एक तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने जितने भी मित्र बोले यहाँ पर, बड़े अनुशासन में बोले, और सबसे अधिक धन्यवाद जिन्होंने संचालन किया। नाम उनका मालूम नहीं क्या है? आरती, डॉक्टर आरती। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि संचालक जो होता है वो अध्यक्ष की भूमिका में आ जाता है। जितने भी लोग आते हैं उनके बारे में बोलना, उन्होंने ये बोला, ये टिप्पणी की, और अध्यक्ष जो है पूरी गोष्ठी में, संगोष्ठी में बैठा रहता है, पानी पीता रहता है कि भैया देखते हैं अब क्या बारी होगी, क्या होगा। और जब उसकी बारी आती है, अचानक कई बार ये हो चुका है कि अब अध्यक्ष जी बोलेंगे पर हमारा भोजन भी तैयार है। तो ये हो जाता है कि आप अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी अगर करें तो दोहे में करें, मतलब अध्यक्षीय भाषण ना दें, उसको दोहे की शक्ल दें। और धन्यवाद ज्ञापक भी वहाँ पे होता है, लोग उससे कहते हैं रुक जाओ, कोई नहीं हो गया धन्यवाद। पर यहाँ ऐसा नहीं है। ऋषि कुमार शर्मा जी ने पहले ही सब लोगों को बता दिया था, और इसीलिए आलोक पुराणिक जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बाकायदा पूछा कि भैया हमारे में क्षमताएं तो बहुत हैं कि हम 2 क्लास एक साथ ले सकते हैं। अक्सर हुआ है, क्योंकि अगर मान लो टॉपिक, मैंने भी कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में 45 वर्ष पढ़ा है, बीच में यूनिवर्सिटी वेस्ट इंडीज़ भी गया था 4 वर्ष के लिए। तो वो होता है कि अगर आपका नई विषय ख़त्म हुआ तो साथ वाला जो आ रहा होता है उससे कहते हैं भैया तुम्हारी क्लास हम ले लें, वो कहता है ले लो। तो ये क्षमताएं हमारी है, पर हमने आज उनका सदुपयोग नहीं किया। हाँ, मैं दे रहा हूँ धन्यवाद अध्यक्ष के रूप। अर्चना ने जैसे आए, उन्होंने मतलब अच्छी बातें की। अर्चना में खूब सारे उदाहरण, कुछ थोड़े अध्यक्ष के रूप में बात कर लूँ, टिप्पणी कर लूँ, संक्षेप में करूँगा। बहुत विद्वान है, इन पे ज़्यादा टिप्पणी करूँगा तो अगली बार ये मुझ पे टिप्पणी करने लगे। तो परछाई पे उन्होंने कहा इतना बोला जा चुका है कि क्या बोलूँ, फिर भी बोले। तो ऐसे ही मेरे साथ भी, मुझे क्या है कि अर्चना, मैं जितना परछाई को पढ़ता हूँ, मैं इसमें बाद में उसका जिक्र भी करूँगा, उतना ही मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत कम जानता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो उन विषयों की मैं बात करूँगा। हाँ, सुभाष चंद्र ने बड़े अंदाज में परछाई को पढ़े, बहुत बारीकी से उनकी महिमा का भी बखान किया, उनकी सीमाओं का भी बखान किया। कहीं पे लगा कि परछाई जो है वो ही सिर्फ है, फिर लगा नहीं परछाई वही नहीं सिर्फ है। प्रश्न भी लगे उनके साथ, दोनों संतुलित था। आलोक पुराणिक इन दोनों बाजार पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि कहीं परछाई में ये छुटपुट है और यही सीमा कहीं आती है। पर वो जिस अंदाज में अपनी रचनाएं सुना रहे थे और फिर कहते थे कि परछाई नहीं था, तो मुझे लगा
कि वो एक है ना मैत्री शरणबूत का कि नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। अब ये आलोक पुराणिक अपने बारे में बता रहे हैं, परसाई के बारे में बता रहे हैं। अब राजीव शुक्ल ने मतलब ये परसाई से जुड़े हैं और ऐसे आकाशवाणी में भी रहे हैं जिसमें निरंतर ये समृद्ध होते हैं। मतलब जैसे अभी भी है परसाई जयंती, अभी सुभाष चंद्र गए थे वहाँ पर कि उन्होंने बुलाया परसाई को लेके बोलने के लिए। तो ये कार्यक्रम होते रहते हैं और इन लोगों से मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी नगरी से हैं, जबलपुर की। और मैं तो ये मानता हूँ परसाई का प्रशंसक होने के कारण पिछले वर्ष इनको याद होगा राजीव शुक्ल को कि मैंने वहाँ कहा था कि जब परसाई के कारण जबलपुर, मैं व्यंग्यकार हूँ, परसाई के कारण जबलपुर मेरी मातृभूमि है और व्यंग मेरी मातृभाषा है। तो इस आधार पे मैं परसाई को, तो उन्होंने उनके मोहभंग को भी पकड़ा जो बहुत अच्छा, जिसकी मैं चर्चा यहाँ पर करूँगा कि किस तरह का मोहभंग, जिससे मतलब मोहभंग के कारण बहुत सारे लोग रचनाकार आप देखेंगे अवसाद में चले गए अगर उस समय नई कहानी या ये सारी चीज़ें देखें। और परसाई को मोहभंग जो है वो लड़ने की प्रेरणा देता है। मित्रों एक बात और भी है कि हरिशंकर परसाई का जन्मशती पर्व समाप्त होने के लिए और अच्छा लगा कि बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मैं ही 7-8 कार्यक्रमों में गया और सबसे अच्छा लगा कोच्चि विश्वविद्यालय में 2 दिन का उन्होंने सेमिनार रखा वहाँ पर। अभी आज ये है और मैं इसीलिए सोच रहा था थोड़ा जल्दी करूं क्योंकि इसके बाद जो है मुझे परसाई कल जो जैसे उन्होंने बताया कि उनकी पुण्यतिथि है, तो मुझे इस सिलसिले में जो है कल दुर्ग जाना है। वहाँ पे साहित्य अकेडमी का कार्यक्रम, आज हिंदी अकेडमी है और साहित्य अकेडमी है, तो उसमें जाना है और वो आज शाम को फ्लाइट पकड़नी है। पर मुझे ये अच्छा लगा कि परसाई के बहाने से आप देखेंगे व्यंग बहुत उपेक्षित विधा, उस पर बात नहीं होती है। अच्छा लिखते हैं, करते हैं और ये सोचते हैं कि तो हंसोड़ लोग हैं और कुछ नहीं है। परसाई को इस बात की बहुत चिंता रही उसके माध्यम से, क्योंकि परसाई ने बड़ी गंभीरता से लिखा, इसलिए उनके कारण व्यंग पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं। व्यंग के अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए और जो लोग व्यंग को शूद्र मानते थे वो लोग भी जो है इस समय व्यंग पर बातचीत कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि व्यंग का ये पक्ष, बातचीत करने का, विमर्श का पक्ष बहुत ही कमज़ोर है। परसाई पे तो आप बहुत बात कर रहे हैं। सुभाष भाई, मेरा मन है कि जब शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविन्द्रनाथ त्यागी, मनोहर श्याम जोशी की शताब्दियाँ हों तो ऐसी ही बातचीत हो। ये मेरा मन है। शरद जोशी पे भी हम लोगों ने बात की। शरद जोशी पे आप देखिए, हमने एक व्यंग्य यात्रा का अंक निकाला तो वो एक ही किताब है। शरद जोशी पे आपको किताबें नहीं मिलेंगी, रविन्द्रनाथ त्यागी पे नहीं मिलेंगे। हम इन पे बात ही नहीं करते। अभी बातचीत हुई, कई बार मुझे लगता है कि परसाई के नाम का चंदन घिसा जा रहा है, जब हम परसाई की प्रशंसा करते हैं। और पिछले पूरे वर्ष परसाई के नाम का चंदन घिसा गया है। और इसमें क्या होता है कि चंदन घिसते हैं परसाई का और अपने माथों में लगा लेते हैं, तो आपको भ्रम होता है कि मुझसे परसाई की गंध आ रही है। और कुछ लोग जो है, अगर आप देखेंगे परसाई के बारे में, तो जैसे धृतराष्ट्र है जिनके पास कोई दृष्टि नहीं होती, वो धृतराष्ट्रीय मुद्रा में परसाई परसाई नाम की माला भर जपते हैं। उनको परसाई की उसने, ऐसे लोगों ने परसाई को श्रद्धेय बना दिया। श्रद्धेय की दृष्टि से ऐसे लोगों ने परसाई को व्यंग की धार्मिक पुस्तक बना दिया कि परसाई का विरोध करते हो आपको डर लगे, धार्मिक पुस्तक का विरोध नहीं कर पाते। पर परसाई जो है वो श्रद्धेय होने की भयावहता, उसका क्या, इससे उससे वो डरते थे। वो जानते थे कि अगर मुझे महान बना दिया गया है तो उस ऐसी भी संगति है कि जो श्रद्धेय होने से डरते थे परसाई, उन्हीं को आपने महान बना दिया, उन्हीं को श्रद्धेय बना दिया। उन्होंने लिखा है, देखिए कि श्रद्धेय कौन होता है? श्रद्धेय वह होता है जो चीज़ों को हो जाने दे। हो रहा है, जो चल रहा है, प्रभु कृपा है, किसी चीज़ का विरोध ना करे। जबकि व्यक्ति की चरित्र की पहचान ये है कि वह किन चीज़ों का विरोध करता है। मुझे लगता है लोग मुझसे कह रहे हैं तुम अब कोने में बैठो, तुम दयनीय हो जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तुम किसी चीज़ का कारण नहीं बनोगे।
तुम्हारी मक्खी भी हम उड़ाएंगे, पर मैं अपने श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, ये चरण छूने का मौसम नहीं है, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी हो जाओ। मैं युवाओं से ये बात करो, ये आप लोगों से कह रहे हैं, सवाल करना सीखिए। परसाई का अगर आप पूरा देखेंगे, उनका सबसे बड़े उनसी से आपको उनके व्यक्तित्व से, लेखन से ये है कि वो कभी अपने आप को एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मानते हैं कि मैं ही सब पूछूं। और जो व्यक्ति यहाँ पर आके कह रहा है कि भैया मुझे श्रद्धेय मत बनाओ, श्रद्धेय बनाओगे तो चरणों में देखोगे, और अगर उनको जो है दूसरा सम्मान, तो उनकी आंखों में आंख डाल के आप बात करोगे और उनसे बात करोगे। किसी से बड़े व्यक्ति से आंखों में आंख डालकर बात करना, उससे वाजिब प्रश्न पूछना उसका अपमान नहीं है, उसका सबसे बड़ा सम्मान है। तो ये वो कहते हैं, और इसीलिए परसाई ने अपने समय में सबको विरोध का संस्कार दिया कि आप विरोध जो है वो रहे, वो हमें उनसे मिला है। और मेरा मानना ये है कि जो विरोध है वो विसंगत समय, जो भी समय आप देख रहे हैं, उसमें व्यक्ति को नपुंसक होने से बचाता है, आपके अंदर साहस भरता है। और आप देखिए पिछले 75 वर्षीय इतिहास में जब भी समय विसंगत हुआ है, विरोध के स्वर उठे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक अपने इतिहास हम कभी यही, युवा लोग तो यही समय देख रहे हैं। बहुत समय है, काला दिन वाला भी, आपातकाल वाला भी, हमारे युद्ध, मतलब हम लोग तो वो हैं जो लालटेन से लेकर कंप्यूटर तक आए, हमारी पीढ़ी वो है। हमने युद्ध भी देखे हैं, हमने वो समय भी देखा, तुमने तो मॉल का समय देखा है, हमने वो समय देखा है जब हम रात के 3 बजे दूध की लाइन में बोतलें रख के चले जाते थे कि भैया सुबह आएंगे तो उस लाइन में खड़े होंगे। केरोसिन तेल नहीं मिलता था उस समय, जो है वो जो है, ये सारे अभाव देखे हैं। पर हमें ये भी प्रसन्नता है तुम लोगों के कारण, तुम लोगों ने जो जाके बाहर जाके जो है जिस तरह से अपने आप को विकसित किया, उसका सुख अब हम भोग रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरा क्या है कि परसाई को पर बात करना जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। बड़ी सरलता से, मैंने बताया, सरलता से उन पर बात कर सकते हैं, पर कठिन कैसे है? उनको देखने के 2 दृष्टिकोण हैं। हर चीज़ को मैं मानता हूँ देखने के 2 दृष्टिकोण होते हैं। एक होता है पर्यटक का और एक होता है गोताखोर का। पर्यटक का दृष्टिकोण क्या है? आप जाते हैं अपना बीच पे, अरे वाह क्या समुद्र देखा हमने, क्या बढ़िया जहाज चल रहे थे, बढ़िया मज़ा आ गया, हमने बनाना राइड की, हमने ये किया, समुद्र देखा है। पर जो आदमी गोताखोर होता है, जो स्कूबा डाइविंग करता है, वो जब जितना नीचे जाता है उसको लगता है कि समुद्र तो बहुत बड़ा, मैं तो जानता ही नहीं इसके बारे में कुछ। ऐसे ही अगर आप अपने आप को बौना महसूस करते हैं, ऐसे ही जब आप परसाई को देखते हैं, जब गोताखोरी करते हैं उसमें, बाहर से नाम परसाई नाम का जप लीजिए ना, पर तब आपको समझ आता है कि आप परसाई को कितना कम जानते हैं। आपने सुना होगा कि बिहारी का तो जो बूढ़े श्याम रंग, ऐसे ही मैं तो कहता हूँ कि जो बूढ़े परसाई रंग तो व्यंग उजलो हुई। व्यंगों को, उज्ज्वल व्यंग को समझने की आपकी चीज आई। अब क्या है कि एक, मैंने जब इनसे बात की ऋषि कुमार जी से, मैंने कहा भैया अध्यक्ष की भाषण अलग होता है, मैं अपनी बात अलग तरह से कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि इन्होंने कहा बोल ही क्या करेंगे, तो मुझे लगा कि मेरे सामने प्रश्न उठा कि क्यों परसाई को लिखे हुए कब से लिख रहे थे, आज जन्मशती मना रहे हैं, उनको गए हुए भी लगभग 10 वर्ष 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तो इस हैं हो जाएंगे। तो क्या कारण है कि हम परसाई को याद करें? मतलब उनकी प्रासंगिकता क्या है, क्या रेलेवेंस है कि आप जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं बताऊं, वैसे ये रेलेवेंस का जो खेल है, सुभाष तुम इधर देख रहे तो मुझे बार बार इधर देखना पड़ेगा। ये तो आलोक ने तुम्हें नहीं टोका, इन्होंने भी नहीं टोका, तुम और अर्चना की जगल जोड़ी बहुत चल रही है इस समय। खैर,
क्लास से बात कर दीजिए सर। हैं? अभी क्लास से बात कर नहीं, मुझे नटखट लोग पसंद हैं। तब मैं अच्छा बच्चा मेरी क्लास में कर। तो मेरा कहना ये था कि सुभाष भाई, मैं बार बार तुम्हें सुभाष कहता रहूँगा, तुम जागते रहोगे, ठीक है। मेरा ये कहना है सुभाष कि ये जो प्रासंगिकता का ये खेल है कि कौन रेलेवेंट है कौन नहीं है, और प्रासंगिकता एक सापेक्ष चीज़ है। दूसरी क्या है, ये लगभग वही है कि जैसे कभी हुआ था कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, काभी बाकी के कभी खद्योत्सव, अब कबीर खद्योत भी नहीं। सूर की और तुलसी के बारे में बात कर ली उन्होंने, और ये सवाल खड़े किए जाते हैं। तो क्या है कि आज के समय में आप देखें तो हर पक्ष के लिए एक अपना रचनाकार प्रासंगिक होता है, विपक्ष के लिए अपना रचनाकार प्रासंगिक होता है। मतलब थोड़ा गहरा जाके देखिए आप। और प्रासंगिकता जो है वो मापदंड दो चीज़ों से बनता है, उसकी विचारधारा को लेकर कि वो क्या है, और विचारधारा में भी आप जानते हैं कि ये भी होता है कि उसके जो सामाजिक दृष्टिकोण, तो परसाई के बारे में जैसे उसके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में कि वो उनका विचारधारा, अगर मैं बात करूं तो उनकी विचारधारा बहुत, अभी सब ने लगभग बताया, मार्क्सवादी रही, लाल चश्मे से देखते रहे। और अभी क्या है, मज़े की बात यह है कि अब कैसी विचारधाराएं जो वही रहती हैं, पर जो दल उनको अपनाते हैं उनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं। अभी पीछे जो है काशीनाथ सिंह का नवभारत टाइम्स में एक इंटरव्यू आया था, साक्षात्कार, संक्षेप बहुत बड़ा है, कभी पढ़िएगा। उसमें एक प्रश्न किया गया कि आप जीवन भर प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे, वामपंथी पार्टियां राजनीति या प्रगतिशील लेखक संघ की क्या भूमिका है, अभी वे समय के साथ कितना चल पा रही हैं? उन्होंने कहा, काशीनाथ सिंह ने, सारी राजनीतिक पार्टियां उन सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, ये काशीनाथ सिंह कह रहे हैं, जिन पर वे बनी थी, सबकी सब छोड़ चुकी हैं, सब सत्ता में सीधे भागीदारी चाहती हैं और पैसे कमाना चाहती हैं, सब एक तरह की नौकरी है। अब आप बताइए कि जो युवा, और हम सब कह रहे हैं कि परसाई की विचारधारा वो मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी, और आज ये कहते हैं कि सारी जो सत्ता का खेल चल रहा है, तो कितना सदमा पहुंचता हम लोगों को कि विचारधारा जिनको विचारधारा, मतलब हम नहीं ले जा रहे हैं, पार्टियां लेके जाती हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं कि तब लिटरेरी पॉलिटिक्स हुआ करती थी, तब उसका सिद्धांत हुआ करता था मार्क्सवाद का, चाहे जनवादी लेखकों, प्रगतिशील लेखक संघ हो या जनसंस्कृति मंच हो, इनकी प्रासंगिकता खत्म तो नहीं हो गई है, पर बहुत कम हो गई है। अरे ये बात वो कह रहे हैं, कोई और कहता तो मैं समझ आता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि परसाई के साथ जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं, तो परसाई की प्रासंगिकता विचारधारा, और आज के समय में वो विचारधारा, इस पे भी बात करें। और परसाई ने दूसरी तरफ जीवन मूल्यों पे जो बात की है, मतलब जैसे नारी की दृष्टिकोण को लेकर सारी, वो अलग चीज़ें हैं। और ये बात सही है कि परसाई व्यंग्यकार हैं, ये सत्य है। परसाई सबके लिए प्रासंगिक है, ये असत्य है। परसाई सबके लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते। परसाई क्या अपने समय में तुलसीदास सबके लिए प्रासंगिक नहीं थे? उनके कितना विरोध हुआ उनको उन सारी चीज़ों को लेकर। अब भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। मेरा मानना यह है कि हिंदी व्यंग्य का स्वर्ण युग भी वो है जिसमें परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीलाल शुक्ल, मैं इसको हिंदी व्यंग्य का स्वर्ण युग मानता हूँ। पर भक्ति काल में क्या था? दो विचारधाराएं थी मूलतः, एक साकार और एक निराकार। ऐसी सुभाष भाई हमारे व्यंग्य में भी विधा को लेकर एक साकारवादी
विचारधारा जो मानती विधा है, और निराकारवादी व्यंग्यधारा जो मानती है जो विधा नहीं है। तो साकार जो है वो सूर और तुलसी है, पर सूर और तुलसी की विचारधारा अगर देखें कृष्ण पक्षी, और कुछ सूर जो है वो वृंदावन में है और ब्रिज प्रदेश में है, और ये अवध प्रदेश में है। कबीर है उसमें, जायसी है, जायसी की भूमिका कहाँ, विचार कहाँ सामने आते हैं उनके आज। तो मेरा ये कहना ये है कि तुलसी कहते हैं तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण हो हाथ, और कबीर सवाल करते हैं कि दशरथ सुत तीनों बखाना, राम नाम का मरम है आना। वो ये सवाल करते हैं। तो दोनों की विचारधारा कैसे हो सकती है, दोनों आज कैसे प्रासंगिक हो सकते हैं? आजकल के समय में, विशेषकर चुनाव के मौसम में, क्या तुलसी प्रासंगिक होते हैं उनका राम, या कबीर प्रासंगिक होते हैं? ये सोचिए, किसी के लिए वो भी हैं। और पर जब आप जीवन मूल्यों की बात करते हैं, तब अगर मैं आप कहूँ, तुलसी का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरू वचन कठोर। ये तुलसी कह रहे हैं। और कबीर भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए और उनको शीतल करे, आप वो शीतल हो। शब्दों का हेर फेर है, नियत का कोई हेर फेर नहीं है। उनके शब्द अलग हैं, इनके शब्द अलग हैं। ये आज भी सत्य है, तब भी सत्य था। तो प्रासंगिकता को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से आप जो है उसको किन अर्थों में प्रासंगिक मान रहे हैं। अब परसाई का जो समय है, जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से वो एक, मैंने जैसे बोला कि अभी बात भी हुई, इन्होंने भी बताया, मोहकाल का समय है, और जहाँ पर धीरे धीरे व्यंग्य का रूप निखर रहा है। भारतेंदु का समय था, सुभाष ने उसके बारे में बताया आपको। अब जो है क्या है कि इस समय में व्यंग्य का एक शास्त्र भी तैयार हो रहा है। वो कारण है सिर्फ परसाई। परसाई की सारी भूमिकाएं पढ़ लीजिए, आरंभ से लेकर आखिर तक निरंतर वो व्यंग्य के प्रति चिंतित हैं। व्यंग्य कैसा हो, हास्य के साथ उसके संबंध कैसे हो। जैसे हास्य के बारे में वो कहते हैं शिष्ट हास्य, मतलब शिष्ट हास्य की बात करते हैं। वो कोई कहता है तो मुझे लगता है कानों में कोई तेजाब डाल रहा है। आरंभ में वो कह रहे हैं कि जो है व्यंग्य को शूद्र माना जाता है, उसको ब्राह्मण होना चाहिए, पर आखिर में आकर सिर्फ प्रगतिशील सोच के कारण जब वो खेमे में आ जाते हैं, जहाँ पर व्यंग्य कुछ है ही नहीं। पहल नाम की पत्रिका जो ज्ञान रंजन छापते थे, उसमें कभी उन्होंने व्यंग्य के नाम से कुछ छापा ही नहीं। और परसाई को भी जहाँ व्यंग्य किया गया है, वो किया गया है, ये निबंधकार हैं, इनकी व्यंग्य कहानियाँ, इनकी व्यंग्य उस तरह से बांट दिया गया। व्यंग्य को वो लोग मानते नहीं। तो इस कारण से परसाई ने कह दिया कि अब वो स्पिरिट है, और जबकि वही परसाई कहते रहे कि व्यंग्य जो है वो एक विधा के रूप में। अब इसी तरह से जब हम उसकी बात करते हैं, कितनी देर में समाप्त कर दें? नहीं, अध्यक्षता पे हम कुछ लगाए ना, बता दें, मतलब कोई, फिर मैं उसी तरह से समाप्त 5 साल, ठीक है जी। जिन अटेंडेंस हो गई, अब जा सकते हैं। क्या है? दूसरा क्या है कि मित्रों, परसाई और शरद जोशी की बातचीत की जाती है, और लोग जानते हैं स्तंभ लेखन को देकर, उसके बारे में बहुत जानते हैं। और स्तंभ लेखन भी जो है परसाई शरद जोशी, वो उनकी अपनी अपनी, मेरा मानना है दोनों अपनी अपनी पटरियों पर समांतर चल रहे हैं वहाँ पर, और दोनों के लक्ष्य और बाणों की धार जैसे एक जैसी प्रहारक है, पर बाण कैसे और किस पर चलाना है ये सोच अलग है दोनों की। क्योंकि एक साक्षात्कार के दौरान यशवंत व्यास ने प्रश्न किया था इनसे, शरद जोशी से, कि हरिशंकर परसाई के साथ अक्सर आपके लेखन को तौलने की कोशिश की जाती है। एक गीतकार ने तो एक दफ़े ये कहा कि जब परसाई लिखते हैं तो उन्हें पता रहता कि डंडा किस पे चलाना है, किसके कानों में बैठने, किससे काम चलेगा, कौन सड़क चपत के लायक है,
जबकि शरद जोशी एक डंडा लेकर निकले तो एक सिरे से सबको उड़ाते चले जाएंगे। अब देखिए, शरद जोशी बता रहे हैं कि मुझ में और परसाई में भिन्नता क्या है। कोई और नहीं बता रहा, कोई आलोचक नहीं बता रहा। वो कह रहा मेरा विनम्र ख्याल ये, शरद जोशी कहते हैं कि परसाई जी के लेखन या मेरे लेखन में तुलना करने का ये कोई पैमाना नहीं है। किसी भी लेखन का उद्देश्य डंडा चलाना, चपत लगाना, काम उलटना या धाराशाही करना नहीं होता। मेरे लिए तो रचना ना तो डंडा है, ना मैं अपने लेखन के जरिए किसी को दंडित करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तो ये है, जिसे मैं ठीक नहीं कर पाता उसे अपने लेखन के जरिए शर्म के उस बिंदु तक ले जाऊं कि वह अपना गलत स्वीकार कर ले। है अर्चना? तो और वो ये मानते हैं कि उसमें बदलाव की कामना पैदा हो और यही लेखक की सफलता है। अब देखिए, परसाई अपने को कैसे उससे शरद जोशी से मांगते हैं। उसमें परसाई की शरद जोशी की मृत्यु के बाद की एक टिप्पणी है। वो कहते हैं शरद का विशिष्ट व्यक्तित्व था, लिखने में वह साहसी था, खतरे उठाता था, वह स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था। देखिए, तुरंत प्रतिक्रिया करता था, विडंबना को पकड़ता था, छोटे छोटे चुटेले वाक्य, मौजू मुहावरे, तीखी भाषा उसके गद्य को गति शक्तिशाली बनाते थे। और क्या कहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि उसने अपनी स्वीकार की, मतलब किसी दल या किसी पार्टी की नहीं। इसीलिए देखिए कि आपातकाल के समय में परसाई की एक दृष्टि है, वो आपातकाल का समर्थन करते हैं। शरद जोशी आपातकाल के समय कांग्रेस का विरोध करते हैं। जब जनता पार्टी की विसंगति आ जाती हैं तो उसका भी विरोध करते हैं। वो सत्ता विरोध है वहाँ पे सीधा। तो उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उदाहरण नहीं दूंगा जो उनके साथ में हैं। और मेरा मानना ये है कि परसाई जो है वो प्रगतिशील चेतना के नैसर्गिक रचनाकार है। वो वैसे बने उनके अंदर, मतलब प्राकृतिक रूप से वो है। किसी के विचार में हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है प्रगतिशील होते हैं कि भैया अच्छा प्रगतिशील खेमा बहुत बड़ा है, इनके बहुत सत्ता में लोग हैं, चलो हम प्रगतिशील हो जाते हैं और उस तरह से लिखने लगते हैं। इस तरह के एक समय में बहुत झोलाधारी आपने देखे होंगे जो आते हैं। तो उन्होंने तय करके व्यंग लेखन नहीं किया कि मैं इस तरह पहले तय करो कि सो मुक्तिबोध उनके साथ थे, तो उन्होंने उस तरह से तय करके लेखन नहीं किया। परसाई को मैं मानता हूँ कि वो कबीरी राह के रचनाकार हैं। कबीर को उन्होंने लिखा भी कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। और फ़र्क इतना है कि जो बात कबीर ने गद्य में कही, इन्होंने पद्य में कही, इन्होंने गद्य में कही। और सुभाष ने इस बात का जिक्र भी किया था कि परसाई के लेकर के कांकर पाथर जोड़ के, परसाई ने कहा कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद रही बनाए, कबीर ने ताचड़ी मुल्ला बांध दे बहरा वो खदाए। और इसी पर उन्होंने ये भी कहा था, तू जो ब्राह्मण बामन का जाया और आन बाट से क्यों नहीं आया। मतलब उनमें ये शक्ति थी, साहस था, इतनी सारी विषय जहाँ पे उसमें बहुत झगड़े थे, चाहे शाक्ति है पूछिए मैं। और परसाई भी लिखते हैं धर्म, उस धर्म भी मरा नहीं में, कि यदि शूद्र ब्राह्मण की निंदा करे तो उसकी जीभ काट लो, पर यदि ब्राह्मण शूद्र को मार डाले तो वो उतना ही प्रायश्चित करे जितना सूअर या कुत्ते के मरने पर करना पड़ता है। नहा लो, जनेऊ बदल लो, पूजा पाठ कर लो, एक दिन का उपवास कर लो। मतलब वो बता रहे हैं कि वो इस तरह से आप पश्चाताप करो, ये धर्म के होते हैं। और इसी कारण से उन्होंने कुछ चीज़ें भी लिखी। पर मैं ये देखता हूँ कि वो धर्म के एक पद से सवाल करते हैं, वो मंदिर से सवाल करते हैं, मस्जिद से नहीं करते हैं। और उसके कारण है, मतलब ये भी जैसे अभी एक हमारा एक अंक आया था परसाई पे, इसमें मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी से मैंने पूछा, सवाल किया था कि क्या आज के समय में अगर परसाई होते तो क्या इतनी ही तरह से, इतनी ही जिस तरह से उन्होंने विरोध किया करते। तो वो क्या कहते हैं त्रिपाठी जी, आप जानते हैं कि परसाई के जीवन काल में ही परसाई पर प्रहार किए गए थे, आज के बारे में नहीं कह सकता। विश्वनाथ त्रिपाठी जो उनको प्रगति के खेमे के हैं, परसाई को बहुत पसंद करते हैं, उनकी प्रहार शक्ति, वो कहते हैं आज के बारे में नहीं कह सकता कि अगर आज परसाई इसी तरह सत्ता के विरुद्ध लिख रहे होते कि नहीं।
विरोध तो कर रहे होते, पर आज विरोध करना ज़्यादा कठिन हो गया है। पर जो लेखक होता है उसका लेखन इतना निरीह नहीं होता, अपना ढंग निकाल लेता है। तो सत्ता का कोई विरोध, मतलब विचार क्या है कि हमारे यहाँ पर मेरा मानना ये है कि व्यंग्यकार जो है वो जो सत्ता, ये सारे, आप इनको राजनीतिज्ञ कहते हैं, मैं इनको सत्ताकर्मी कहता हूँ। ये सत्ता पाने के लिए कर्म करते हैं और वहाँ पे जाते ही पक्ष विपक्ष की भूमिकाएं जो है इनकी हो जाती हैं। अब आप बताइए, देश की राजधानी जो है दिल्ली है, पर असली राजधानी कहाँ है? लुटियन जोन में। आप जो है अपने आसपास जाते हैं, बाहर निकलते हैं, इधर से कार आ रही, उधर से आ रही है, इतना अतिक्रमण हो गया है, बस स्टॉप पे आप खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे कार पार रखी है। आपने कभी लुटियन जोन में जाके देखा? कभी आपने सोचा कि मुझे अगर कल कोई मुकदमा लड़ना है तो मैं 10 बार सोचूंगा कि घर के बर्तन ना बिक जाए, और यहाँ हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं। कहाँ से आता है पैसा? जो हमें अब हम कह रहे हैं कि हम आपके सेवक हैं, वो तो हमारे स्वामी बने हुए हैं। कभी हम लोगों ने इस तरफ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा समय है, इसमें भी विरोध का स्वर, और ख़ासकर उनके प्रति जो सत्ता में है। सत्ता में आप देखेंगे जितने भी लोग हम आज को रो रहे हैं, आपातकाल का भी समय लोगों ने देखा, उसको भी देखा, उसमें भी विरोध हुआ है। तो व्यंग्यकार को एक विचारधारक, मतलब सत्ता का विरोध का मतलब ये नहीं कि दूसरा विरोध में उसकी अच्छाई भी है, उसको एक पर व्यंग्यकार का काम विसंगतियों का विरोध करना होता है। अब पर यह है कि आखिर कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार शाश्वत है, वैसे कुछ विसंगतियाँ सामाजिक जीवन में शाश्वत हैं। और ये भी है कि जैसे इन्होंने, कबीर ने सामाजिक विसंगतियों को लेकर लिखा, परसाई ने राजनीतिक विसंगतियों को भी देखा। और मैं भी देखता हूँ कि परसाई के उन व्यंग्य वचनों को जब पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा, आप भी सोचेंगे कि किस तरह से है, कि ये लगता है कि जैसे कुछ नहीं बदला है, समाज वैसे का वैसे ही है, लगता है मुझे। और मुझे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो व्यंग्यानी को परसाई क्या। परसाई को आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो उनकी कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जिसे जुआ खाना चलाना चाहिए वह मंत्री है, जिसे डाकू होना चाहिए वह पुलिस अफसर है, जिसे दलाल होना चाहिए, ये हम लोगों पे भी आक्रमण है, वो प्रोफेसर है, जिसे जेल में होना चाहिए। आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था आजकल क्या हो गया है, हर चीज़ प्रोडक्ट बन गई है। बाजारवाद की भी बात की उन्होंने, हर चीज़ प्रोडक्ट बन गई है। शिक्षा, आपके मेडिकल सुविधाएं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे वस्तु बने, इनको खरीदो और बेचो। न्याय है, अगर आपके पास पैसा है तो आप न्याय खरीद सकते हैं, बड़े आराम से जाइए खरीदिए, आपको अच्छे अच्छे वकील भी मिल जाएंगे, अच्छे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शिक्षा क्या है? हमारे समय 12.5 रुपये का पास चलता था, 12.5 रुपये जो है 15 रुपये की फ़ीस होती थी, और आजकल दूसरी चीज़ें से इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। अब बेचारे जो नीट का, अगर अब आपने देखा किस तरह से एक बच्चा पूरे वर्ष कोचिंग ले रहा है, IAS की कोचिंग, वहाँ क्या है, व्यवसाय चल रहा है ना। अभी राजेंद्र नगर में क्या हुआ है, पर आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे लोग बच जाएंगे, इन पे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी व्यवस्था उस तरह की हो गई। तो जिसे जेल में होना चाहिए वह मजिस्ट्रेट है, जिसे कथावाचक होना चाहिए वह उपकुलपति है, और जिसे जहाँ नहीं होना चाहिए वह ठीक वहीं है। और भ्रष्टाचार के बारे में, अब हम भ्रष्टाचार की इतनी बातें करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अब कोई नहीं डरता। करते हैं ना हम लोग, कोई डरता कहीं? मैंने कहा ना, वहीं के वहीं आएंगे। ये एक प्रकार का मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टियां कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का मैच। इससे ना तो सरकार घबराती है, ना भ्रष्टाचारी घबराते हैं, ना मुनाफाखोर, ना काला बाजारी, सब इसे शंकर की बारात समझते हैं और चलते रहते हैं। आज क्या है, कौन घबरा रहा है? अब बता दीजिए कौन इंडिविजुअल चलता रहता है। कोई घबराएगा तो हमारा जैसा। हमारे यहाँ पे 10 रुपये की चोरी करने वाला रात भर जेल में सड़ेगा, कोड़े खाएगा पुलिस के यहाँ से। और
अगर मान लो 10 करोड़ का आदमी है तो पुलिस वाला सलाम ठोकेगा, साहब कहाँ हूँ आपके पास। ये हमारी व्यवस्था। और एक और जगह है, जो कौम भूखी मारे जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए वह अपने दिन कैसे बदलेगी। ये हमारे लिए चुनौती है। हम सोच लेते हैं दूसरे के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। इसी तरह से आपको ये कहना चाहूँगा, परसाई की रचना है अकाल उत्सव, उसको जरूर पढ़िएगा, समझ आएगा सिर्फ व्यंग्य की रचना क्या होती है, कैसे वो वंचितों के साथ हैं। और शुरू में जैसे वो एक भाषा देखिए उनकी कितनी बढ़िया, कैसा उपमा देते हैं, दरारों वाली सपाट सूखी भूमि, नपुंसक पति की संतान एचू पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी है। अकाल पड़ा है, तो ये अकाल के बारे में बोल रहे हैं। पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार को खाकर पेट भर रही है। कोई सर्वे वाला अफसर छोड़ गया होगा। आदमी इस मामले में गाय बैल से भी बीता गया है। गाय तो इस अखबार को भी खा लेती है, मगर आदमी उस अखबार को भी नहीं खा सकता जिसमें छपा है कि अमेरिका से जहाज के अनाज के जहाज चल चुके हैं। एक बार मैं खा गया एक कॉलम का 6 पंक्तियों का समाचार, मैंने उसे काटा और पानी के साथ निकल गया। दिन भर भूख नहीं लगी। तो ये कितना दर्द जो है उसमें है। ऐसे ही मित्रों, अब परसाई के समय में मेरा मानना ये है, जैसे मैं पहले कह रहा था, आज के समय में बहुत अंतर है। इस अंतर को आलोक ने अच्छा समझाया कि किस तरह से पिछले 20 वर्षों में 99 के बाद हमने पूंजी के प्रभाव को बढ़ते देखा है। बाजारवाद, उपभोक्तावाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जिस तरह से हमारी संस्कृति का हनन किया है, और आजकल जो है शमशान भी इतने खूबसूरत हो गए हैं जहाँ मरने को दिल करता है आप लोगों को, इस तरह से उन्होंने बना दिया। तो परसाई का कैसे हमारा समय बदल गया है, आखिर में उसको बता रहा हूँ मैं। शुक्ली जी आपकी तरह आखिर में अब आ रहा हूँ। परसाई का निधन मित्रों 10 अगस्त 1995 को हुआ। आखिर का अच्छा, परसाई का समय जब उनका मृत्यु होती है तो उस समय देखिए कोई सोशल मीडिया नहीं था, और परसाई ने इसकी कल्पना तक नहीं की होगी कि ऐसा होगा। अब उस समय उनका विरोध जो है भाषित विरोध था, अब आभासित विरोध है। इसीलिए सारी दुनिया जो है आभास में चल रही है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल आदि ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है, पर साथ ही अनेक खतरे भी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप जो है बिना परसाई हुए भी परसाई की रचना लिख सकते हैं। मैंने 2-3 प्रयोग के लोगों को दिया। अब जिसने परसाई को पढ़ा वो तो कहेगा ठीक है कि उसकी रचना नहीं है, और जिसने नहीं पढ़ा क्या रह जाओ क्या बढ़िया रचना। तो आप कोई भी प्रकाशक चाहे तो परसाई की रचनाओं का AI संकलन निकाल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संकलन निकाले। परसाई के AI संकलन में ऐसा मिला मुझे। और अंत में उन्होंने परसाई को खासकर 21वीं सदी में हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, और इस समय की विसंगतियों को हमें ही निपटना है। और युवाओं से एक बात मैं कहूँगा, जो परसाई ने कहा, कभी अपने आप को कम मत आंके, आगे वाली जैसे मैंने कहा उससे सवाल कीजिए। और उन्होंने ये कहा था, जब मैंने उनसे कहा कि परसाई जी आपने इतना लिख दिया, आप इतने चर्चित हैं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये उसी इंटरव्यू में कहा था, और तब मैं मुश्किल से 26-27 वर्ष का था। तो उन्होंने कहा था कि वैसे सारे अनुभव हमने तो लिख नहीं डाले, समाज गतिशील है, जीवन तो रोज बदलता है, नए संदर्भ है, उन्हें नए लोग पकड़े। मैंने जब लिखना शुरू किया था, अगर मैं औरों की नकल की होती तो मैं यहाँ नहीं होता। खामखा नकल ना करें। अब देखिए कहाँ ले जा रहे हैं हम। हमने कई चीज़ें नहीं देखी हैं, जैसे जिनका मैंने जिक्र किया। हमने अपने बाप का नंगापन नहीं देखा, हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। नई पीढ़ी सब देख सकती है, नए लेखक अपनी भाषा को नया रूप दे। तो ये परसाई नए लोगों से जो लिखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो उनको समझें। तो मेरा आप लोगों से, नई पीढ़ी से यही है कि उसमें ये मत सोचिए कि परसाई को उस रूप में पढ़ना है वो ज़रूरी कि भैया कितना शिक्षित होऊंगा, क्या एकेडमिक रूप से पढ़ूँ। नहीं,
आप परसाई को रचनाओं के रूप में अपने आप परसाई, जैसे माँ आपको बचपन में पीछे से संस्कार देती चली जाती है, जैसे पंचतंत्र की कहानी आपको संस्कार देती हैं, ऐसे ही पंचतंत्र की व्यंग कथाएं, व्यंग रचनाएं परसाई के आपको संस्कार देंगे। आपको कहीं उसको अपने आप वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ हैं और कहाँ आपको होना चाहिए। तो धन्यवाद राजधानी कॉलेज कि आपने समय दिया मुझे बात करने का, और सभी मित्रों का, और ख़ासकर हिंदी अकादमी का।